गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। चार फंडामेंटल फोर्स आपके नेचर में बताए थे आपको लास्ट वीडियो में। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ये किसके बीच में होंगे? दो बॉडी के बीच में। किसके कारण? ड्यू टू देयर मास, बॉडी के मास के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होंगे आपके? ये दो तरह के हैं। एक तो आपके बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, दो चार्ज पार्टिकल आपके रेस्ट में हैं, उनके बीच में जो होंगे वो क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और जो दो मैग्नेटिक पोल के बीच में या मैग्नेट के बीच में कह सकते हो आप होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्सेज। आपको पता है मैग्नेट देखी है आपने, ठीक है, तो उनके बीच में भी फोर्स होते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है आपके? दीज फोर्स बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे ये फोर्स, और क्या करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखेंगे, बाइंड रखेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है आपके? ये आपके न्यूक्लियर प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में, जैसे आपका बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियोएक्टिव डीके में यूज होंगे, यहाँ पे या कोई भी न्यूक्लियस की रिएक्शन हो रही है उसमें होंगे। फिर इनका रेशियो ये दिया है आपको। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर में कौन से हैं आपके? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज ऑफ नेचर। और सबसे वीकेस्ट फोर्स है जो आपके सबसे कमजोर फोर्स है वो क्या आपके? ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज, ये यहाँ पे वीकेस्ट। नेक्स्ट है फिर आपका कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉ क्या है आपके? कंजर्वेशन लॉ है आपके, ये लॉ हमें क्या बताएंगे? कुछ क्वांटिटी के बारे में बताएंगे जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी किन्हीं पार्टिकुलर कंडीशंस में। तो दीज आर द लॉज इन विच पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज बिकम्स कांस्टेंट अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन में चार है यहाँ पे पढ़ते भी आए हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखूंगा नहीं मैं इनको, वैसे बताऊंगा सिर्फ आपको। सेकंड है फिर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और फोर्थ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने तो क्या बताया आपको कि टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, एंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन एनर्जी को ना बढ़ा सकते हैं ना मिटा सकते हैं। पढ़ते आए हो आप छोटी क्लासों से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है आपका, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड या फिर चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लिख देता हूं सिंपल फॉर्म। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be changed
फ्रॉम वन फोरम टू अनदर फोरम। या फिर ये कह सकते हो आप कि टोटल एनर्जी है जो यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहेगी। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेम रहेगा जैसे इसमें था। इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। वहां चेंज था या ट्रांसफॉर्म कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर आएगा आपका। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक से दूसरी बॉडी में केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन भेज के, लेके या देके। इलेक्ट्रॉन अगर जिस बॉडी पे जाएंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसमें से निकलेंगे उस पे पॉजिटिव। तो चार्ज किसके कारण आया? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। वैसे तो कोई चार्ज नहीं है आपका। या फिर इसमें ये भी कह सकते हो टोटल चार्ज ऑन दी बोथ साइड ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके दोनों साइड में टोटल चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होगी। थर्ड आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसने क्या कहा? The total linear momentum of it states that the total linear momentum of a body या फिर सिस्टम always remains constant, हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। कब तक? Until external force is applied, जब तक हम बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। अगर फोर्स अप्लाई कर दिया तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसने क्या कहा? इट स्टेट्स दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और सिस्टम always remain constant until external torque is applied, जब तक हम बाहर से टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे तब तक एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर टॉर्क अप्लाई कर दिया तो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब टॉर्क है होता क्या है? अगर इस बुक को मैंने आगे या पीछे धकेलना तो क्या करूंगा? ऐसे अप्लाई करूंगा फोर्स, तो ये आगे पीछे हो रही है पूरी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको बुक को खोलना है तो क्या करूंगा? ऐसे बंद करना है, ऐसे। तो ये आपकी बुक चलने की बजाय यानी आगे पीछे होने की बजाय क्या है? रोटेट कर रही है आपकी। ये वाला पार्ट क्या कर गया? इसका घूम गया, रोटेट कर गया आपका। रोटेट किसके अबाउट कर गया? इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करती रहेगी आप, खोले या बंद करेंगे जब। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। यानी फोर्स का वो इफेक्ट जो बॉडी को क्या करेगा? रोटेट कर देगा किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, उसको हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे हम उसको। तो अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और अगर हम टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम आपका जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब ऑपरेट होता है, काम में आता है। और एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क आपका कब यूज होता है? जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में चलने की बजाय क्या करे? रोटेट करे किसी फिक्स एक्सिस या फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो ये था आपका कंजर्वेशन लॉ और फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के बारे में। नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट होते हैं मेन टॉपिक। उससे पहले एक चीज और बताऊंगा, अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले देते हैं बेटा, आइसोलेटेड का मतलब है ना उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं हम, ना उससे बाहर निकाल सकते हैं।
तो उसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, अगर आपको ये याद नहीं है तो, ये फॉर a given isolated system total energy always remains constant. For a given isolated system total charge always remains constant. For a given isolated system the total linear momentum always remains constant. And for a given isolated system या फिर the total linear angular momentum of an isolated system always remains constant. इस फॉर्म में भी दे सकते हैं हम, वो भी आपका ठीक होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा, दोज क्वांटिटीज हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी, जिन क्वांटिटी का नापतोल जरूरी है, जिनको नापना या तोलना यानी मेजरमेंट करना क्या है जरूरी है, उन क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ये भी लिख सकते हो आप, इसमें नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ऑन विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर बेस्ड, और जिन क्वांटिटी के ऊपर क्या बेस है आपके फिजिक्स के नियम बेस है, लॉ बेस है, वो क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, आपको मिल सकती है किसी बुक में, कि द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं चाहे डायरेक्ट मेथड से या फिर इनडायरेक्ट से, उन सभी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल है मास है, लेंथ, टाइम, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर इसमें आया आपका कि क्या जरूरी है बेटा, मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, किसका प्रोसेस है ये आपका, कंपेयर करने का यानी कंपैरिजन का, ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी, इसका कंपैरिजन करेंगे हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी का। इसके साथ में करेंगे विद ए नॉन एंड फिक्स क्वांटिटी, विद ए नॉन एंड फिक्स्ड क्वांटिटी। तो मेजरमेंट में हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है किसका, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, किसके साथ में, उस क्वांटिटी के साथ जिसका हमें पता है नॉन है और जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे अगर हम किसी शॉप पे चले गए, हमने 5 किलोग्राम चीनी लेके आनी, तो हमें कैसा पता चलेगा या कैसे वो तोलेगा उस चीनी को कि ये 5 किलो हुई है या 2 किलो होगी, जितनी भी लेनी। एक साइड में तो क्या करेगा, 5 किलो का बट्टा रख देगा यानी वेट रख देगा 5 किलो का, दूसरी साइड में क्या होगा, चीनी डालता जाएगा दूसरे पलड़े में। तो जब दोनों पलड़ों का लेवल बराबर हो जाएगा, तो जो आपकी अननोन क्वांटिटी चीनी थी जिसका हमें नहीं पता कितनी थी, वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 5 किलो के बराबर। तो चीनी को हमने किससे कंपेयर किया, अननोन क्वांटिटी थी चीनी, किसके साथ कंपेयर किया, 5 किलो के बट्टे के साथ, जिसका हमें पता था कि इसकी वैल्यू क्या है, 5 किलोग्राम और फिक्स थी उसकी वैल्यू आपकी। तो नेक्स्ट है, अब हमने क्वांटिटी को मेजर तो कर लिया, अब किस में मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे किसी क्वांटिटी को। ये तो है नहीं कि मास को है कि आपको कह दिया बेटा 5 मीटर चीनी ले आओ आप, ये तो कहेंगे नहीं ना, ये कहेंगे कि मेरी लंबाई कितनी है या हाइट कितनी है, 6 किलोग्राम है मेरी हाइट, ऐसे तो कहेंगे नहीं हम। तो हर एक क्वांटिटी को क्या दे दिया, स्टैंडर्ड दे दिया मेजर करने का, ये भाई इस चीज को इसमें मेजर करना है, इसको इसमें मेजर करना है। जैसे मास को दे दिया कि ग्राम किलोग्राम में ही लेंगे इसको हम, लेंथ को दे दिया मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी है आपके स्टैंडर्ड, टाइम आपका घंटे में, मिनट में, सेकंड में, फोर्स का न्यूटन है आपका, ठीक है। तो जिस स्टैंडर्ड में हम इसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या है आपकी, दिस स्टैंडर्ड in which a quantity is measured,
इज कॉल्ड यूनिट, इतना ही लिख सकते हो। फिर या फिर इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का वो स्टैंडर्ड है वो उसी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। या इतना ये भी लिख सकते हो आप, इट इज द स्टैंडर्ड इन विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड। अगर आपने इट इज द स्टैंडर्ड लिख दिया तो उसके बाद आपको इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी नहीं लिखना है आपने। तो फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर, क्या यूनिट है इनकी आपकी, मास की आपकी ग्राम या फिर किलोग्राम, किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। ये हो जाएगी। अब किसी यूनिट का जो हमने स्टैंडर्ड ले लिया, जो यूनिट मान ली हमने किसी क्वांटिटी की, उस यूनिट की क्या खास बातें होनी चाहिए आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी, एक तो इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। सुटेबल साइज की होनी चाहिए बेटा। सुटेबल साइज का मतलब ये नहीं कि वो 5 फुट की 6 फुट की हाइट की होनी चाहिए, कि अच्छी हाइट होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका कि उस यूनिट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि हम ज्यादा क्वांटिटी को भी आसानी से मेजर सके और कम क्वांटिटी को भी क्या कर सके, हम आसानी से मेजर करें, यानी मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। सेकंड है फिर आपका इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेसिबल, पूरे वर्ल्ड में ये आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया में एक्सेप्ट होगी, अगर हम फॉरेन कंट्री यूएस, चाइना या फिर आपका रसिया में जाएंगे, जापान में, वहां पे उस यूनिट को नहीं मानेंगे, वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट होनी चाहिए आपकी। तीसरा इट शुड बी वेल डिफाइंड, जितनी भी उस क्वांटिटी की वैल्यू ली है, जैसे किलोग्राम लिया है, मीटर लिया है, वो डिफाइन होना चाहिए कि हमने इसको किस चीज से कंपेयर करके लिया है और जिससे कंपेयर लिया है उसको हमने कितना लिया, तो वेल डिफाइन होनी चाहिए वैल्यू। फोर्थ है इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, आपकी प्रेशर बढ़ गया तो चेंज होगी, गर्मी में अलग वैल्यू होगी, सर्दी में अलग होगी, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं है कि 5 किलो की चीनी है और ज़्यादा गर्मी होगी, मान लिया 30 डिग्री पे 5 किलो थी और 40 डिग्री पे वो आपकी क्या है 80 किलो हो जाएगी या 20 किलोग्राम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वैल्यू फिक्स होगी। फिर इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होगी। ये नहीं है कि गोहाना में हमने कोई चीज़ 10 किलोग्राम ले ली और अगर हम रोहतक में या सोनीपत गए वो उसको 5 किलो बता देंगे, ऐसा नहीं होगा। 10 किलोग्राम है तो वो 10 ही रहेगी, जगह जगह उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक जगह फिक्स वैल्यू होगी। फिर इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए कि सुबह 8 बजे नापी तो कुछ अलग थी, दोपहर को अलग होगी, शाम को अलग वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं होगा। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी ना टाइम के साथ चेंज होगी, ना प्लेस टू प्लेस, ना फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज होगी, यानी वैल्यू फिक्स रहेगी उसकी, वेल डिफाइंड होगी, इंटरनेशनली एक्सेसिबल एंड ऑफ द सुटेबल साइज। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।